सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप आप सभी का एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो आज का लेक्चर है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानने के लिए। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन सी दशाएं उत्तरदायी होती हैं मरुस्थलों के निर्माण के लिए। इससे पहली वीडियोज़ में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 12 से 13 लेक्चर्स कर लिए हैं और आज का जो पार्ट है हमारा वो करेंगे हम मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे। मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है? देखिए, मरुस्थलों का निर्माण 2 कंडीशन से होता है। नंबर 1, या तो जैसे यहाँ किसी भी तट पर मरुस्थल पाया जाता है तो इसका मतलब ये है या तो वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती होगी, या वो 20 से लगभग 30 या 35 अक्षांशों के बीच में पड़ता होगा। क्यों? यहाँ पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पढ़ने से ये फ़र्क पड़ता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा है, लगभग यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं, इन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधे पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा रहेगा तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो भी ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण नहीं होगा। मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रेत ही पाई जाएगी। मरुस्थलों का मतलब ये है कि वहाँ पर एक निश्चित मात्रा से कम का वर्षा होना मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए जैसे मान लो 50 या 30 मिलीमीटर से कम वर्षा होती हो, वहाँ पर हम मरुस्थल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं हो पाती जिससे हम वहाँ पर खेती कर सकें या फिर वहाँ की ज़मीन उपजाऊ रह सके। वहाँ की ज़मीनें कैसी हो जाती हैं? बंजर हो जाती हैं, वहाँ पर कोई अनाज या कुछ पैदा नहीं होता। इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल। ठीक है, तो जब ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़मीनें वहाँ की उपजाऊ होंगी और उपजाऊ होंगी तो वहाँ फसल होंगी, तो हम उसे मरुस्थल नहीं कह सकते। तो भूमध्य रेखा की जो होती है, इसके आसपास के क्षेत्र में आप सभी देखेंगे तो अत्यधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ जो आपकी नदी है वो अमेजन नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं और यहीं से विश्व की 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ मरुस्थल नहीं होगा। यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ कांगो देश है और यहीं पर एक कांगो रिवर बहती है। तो यहाँ इतने हिस्से में जहाँ पर कांगो नदी बहती है, यहाँ से कांगो नदी निकलती है और यहाँ अपना जल गिराती है, तो इस एरिया में सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक है और जो पार्ट हैं इसके अफ्रीका के, इनकी अपेक्षा। तो लेकिन यहाँ पर जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो अपने साथ नमी ले जाती हैं और वो बारिश करती हैं। जैसे ही यहाँ से हवा उठती हैं वो इधर की तरफ डायरेक्शन में चलती हैं, यहाँ से इधर और यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ जो ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पर ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में यहाँ ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। आप सभी जानते हैं ठंडी हवाएं ऊपर उठेंगी, उनमें नमी नहीं होगी और ना ही वो बारिश करवा पाएंगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इन अक्षांशों में उत्तरी या फिर दक्षिणी 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती, जिस कारण यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर वर्ल्ड मैप में देखिए तो आपको इन्हीं अक्षांशों के बीच में मरुस्थलों का निर्माण होता दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया में मरुस्थलों का निर्माण यहाँ से 20 से 30 या 35 अक्षांशों के बीच में होता है। सहारा डेजर्ट है यहाँ पर, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, लगभग कर्क रेखा के नज़दीक ही यहाँ पर ये मरुस्थल का निर्माण होता है। यहाँ पर मकर रेखा के लगभग नज़दीक ही यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनका नाम हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मरुस्थलों का निर्माण होता है वहीं होता है जहाँ पर ठंडी हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, ठंडी हवाओं में नमी नहीं होगी और वो वर्षा नहीं करवा पाएंगे। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ठंडी जलधारा। आप सभी जानते हैं कि ठंडी जलधारा हमेशा ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। जैसे आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी तट पर यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ पर भी ठंडी जलधारा बहती है। देखिए नीचे से एक ठंडी जलधारा आती है जिसे हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। यहाँ से नीचे से एक जलधारा आती है ठंडी, जिसे हम बोलते हैं बेंगुला की जलधारा, अफ्रीका के तट से।
और यहाँ से एक जलधारा आती है जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। ऊपर से अटलांटिक महासागर में एक जलधारा आती है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं केनारी जलधारा। ये भी ठंडी जलधारा क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है और भूमध्य रेखा की तरफ गति कर रही है, तो इसे ठंडी जलधारा कहेंगे क्योंकि ठंडे प्रदेश से ये होकर आ रही है, तो ये भी ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट बहती है जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो इनके पश्चिमी तटों पर ही मरुस्थलों का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती हैं। जब यहाँ का पानी ठंडा होगा, देखिए ठंडी जलधाराएं, तो यहाँ का पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया यानी वाष्पीकरण क्रिया यहाँ पर कम होगी, और जब हवा में नमी कम होगी तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। इस वजह से यहाँ पर बरसात कम होती है और मरुस्थलों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर भी एक जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा, यहाँ से आती है और लगभग इस तरह से ब्राज़ील करंट ऊपर से जो गर्म आती है उससे मिलकर आगे की तरफ चली जाती है, ड्रिफ्ट का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाएगा इसका निर्माण भी इस फॉकलैंड जलधारा के कारण ही होता है। यहाँ पर ये फॉकलैंड जलधारा का भी प्रभाव पड़ता है इस पर, और यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए अब हम चर्चा करते हैं मरुस्थलों पर। सबसे पहले हम चलते हैं एशिया की तरफ। एशिया में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, एक मरुस्थल जो भारत में पाया जाता है जिसका नाम है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। और ये मुख्य रूप से इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है। मुख्य रूप से इंडिया में है लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी है। तो भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। और आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मरुस्थल है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व से मतलब है किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना ही जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो यहाँ पर इस मरुस्थल में विश्व के और मरुस्थलों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो वो कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, जो कि कहाँ स्थित है? भारत और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो हो गया आपका थार मरुस्थल। अब थोड़ा चलते हैं नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं माउंटेन है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। और हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी है लेकिन यहाँ पर हिमालय रेंज है। हिमालय से ऊपर एक जो यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है चाइना में जिसका नाम है तकलामाकन। कौन सा मरुस्थल है? तकलामाकन। तकलामाकन के ईस्ट में यहाँ पर आपको ये मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है गोबी, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट किस देश में है? तो वो चाइना और थोड़ा बहुत मंगोलिया में है। तो ये गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कौन सा? गोबी। और किस देश में स्थित है? तो वो है आपका चाइना। ठीक है, ये 3 मरुस्थल हो गए। अब चलते हैं थोड़ा वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये है आपका कराकुम। कराकुम मरुस्थल जो पाया जाता है वो पाया जाता है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान। और कहाँ पर है ये? जैसा आप जानते हैं ये क्या है? कैस्पियन सागर, आप सभी को पता होगा। इसके थोड़ा ईस्ट में एक और पाया जाता है काइजिलकुम। कौन सा मरुस्थल है? काइजिलकुम। ये किस देश में पाया जाता है? तो ये है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। तो 2 मरुस्थल यहाँ पर थे जिनका नाम क्या था? एक तो कराकुम, एक काइजिलकुम। कराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में, और काइजिलकुम जो है वो आपका कजाकिस्तान में। तो ये 2 मरुस्थल तो यहाँ पर हो गए। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर एक देश पड़ता है ईरान। ईरान में कौन कौन से 2 मरुस्थल पाए जाते हैं? 2 नाम है, आप याद कर लीजिए। दस्त-ए-लुट, जो नीचे वाला मरुस्थल है इसका नाम है दस्त-ए-लुट। और इससे थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ थोड़ा बराबर बन गए हैं लेकिन यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ है दस्त-ए-लुट। और ये जो आपका दस्त-ए-कबीर, देखिए इनका नाम अगर अंग्रेजी में लिखेंगे दस्त-ए-कबीर, इस तरह से है। तो दस्त-ए-कबीर कहाँ पर है आपका? वो ईरान में है। दस्त-ए-लुट भी आपका ईरान में है। तो 2 मरुस्थल कौन से ईरान के हो गए? दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर। अब चलते हैं थोड़ा वेस्टर्न एशिया की तरफ, पश्चिमी एशिया की तरफ, जहाँ ये प्रायद्वीप आता है, अरब प्रायद्वीप। जो कि अरब प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो भूभाग पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और ये अरब का प्रायद्वीप है। यहाँ पर अरब देश हैं जो स्थित हैं इस प्रायद्वीप पर। और यहाँ पर 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक का नाम है नुफेल। ज़्यादातर ये प्रायद्वीप पार्ट जो है पूरा, यहाँ पर मरुस्थल ही पाए जाते हैं। यहाँ पर खेती नहीं होती, यहाँ पर खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह से नदियाँ नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है? मरुस्थल। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग अमीर हैं
ज़्यादातर पैसा धन बहुत पैसा है यहाँ के लोगों के पास। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा भंडार उपलब्ध हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, और दूसरे नंबर पर कहाँ पर हैं? यहाँ अरब प्रायद्वीप में। तो यहाँ से जो तेल निकलता है, इस कच्चे तेल को ये बेचते हैं और उससे जो बाहरी मुद्रा यानी डॉलर के रूप में इनके पास मुद्रा आती है, फिर उससे ये अपना सामान जो भी अनाज है वो खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका नुफैल। इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है रब अल खाली। ये कौन सा मरुस्थल है? रब अल खाली। तो ये आपको अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल याद रखने हैं? रब अल खाली और नुफैल। अब चलते हैं थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में यदि ये भूमध्य रेखा देखें तो इस भूमध्य रेखा के चारों तरफ यहाँ पर देखिए इतने एरिया में ही एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है आपका कांगो, और जिस देश में बहती है उसका नाम भी कांगो या जायरे। इस नदी का नाम भी कांगो या जायरे है। तो यहाँ पर वर्षावन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षावन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर डेजर्ट नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है। यहाँ पर वाष्पीकरण अच्छे लेवल पर होगा और यहाँ पर बरसात भी अधिक होगी, इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट नहीं पाया जाता। जैसे ही हम थोड़ा नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मरुस्थलों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एक मरुस्थल है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में एक मरुस्थल है जिसका नाम है आपका सहारा। इसकी खासियत क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपसे अगर पूछें पेपर में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है आपका सहारा। और इसी में कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, सब मरुस्थल बोल देंगे। ये एक मरुस्थल है जिसका नाम है आपका लीबियन मरुस्थल। कौन सा है? लीबिया का मरुस्थल। इसके अंतर्गत ही आता है, ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं। यहाँ पर एक देश है सोमालिया। ये जो मरुस्थल है आपका, ये है सोमालिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सोमालिया का मरुस्थल। देखिए आप जो भी लेक्चर मेरा कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी ज्योग्राफी के पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एटलस खोल लें। एटलस से खोलकर अगर आप साथ के साथ मिलाते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से और जल्दी याद रहेंगी। और वहाँ पर एक आप पेंसिल ले लीजिए जिससे आप उन्हें मिटा भी सकें, बाद में अगर टिक कर सकें तो बाद में मिटा भी सकें। ठीक है, कच्ची पेंसिल लेकर चलें। तो हम कहाँ थे? सोमालिया का मरुस्थल मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, सदर्न अफ्रीका में चलते हैं। तो यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं जिनमें एक का नाम है नामीब और एक का नाम है कालाहारी। नामीब जो है, जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये कौन से देश में है? ये है नामीबिया। और एक मरुस्थल है जो आपका कालाहारी, ये 3 देशों में पाया जाता है। एक तो नामीबिया, एक बोत्सवाना और तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका। 3 देश हैं जो जिनमें मरुस्थल पाया जाता है। एक है नामीबिया, एक बोत्सवाना और एक साउथ अफ्रीका। मुख्य रूप से अगर पूछे आपसे तो कौन सा देश है? बोत्सवाना। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? बोत्सवाना देश में, जो कि साउथ अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ में है और इस नामीबिया के ईस्ट यानी पूर्व में है। ठीक है, इसका यहाँ से नामीबिया से स्टार्ट होता है विस्तार और बोत्सवाना अफ्रीका में फैला हुआ है मरुस्थल। तो ये हो गया आपका कालाहारी डेजर्ट। अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पर कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं जो मेन है वो देखते हैं। पहला है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है आपका ग्रेट बेसिन के पठार के आसपास पाया जाता है और ये कहाँ पर है? यूएसए। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कौन सा है? ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब इससे थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है? ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। कौन सा डेजर्ट है? सोनोरन डेजर्ट। तो आपको नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से डेजर्ट याद कर रखने हैं? एक आपका है ग्रेट बेसिन, एक आपका है सोनोरन। सोनोरन कहाँ पर है? मैक्सिको में। और ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? आपका यूएसए में। सोनोरन थोड़ा बहुत यूएसए में भी है, तो यह मतलब दोनों देशों में है, यूएसए और मैक्सिको दोनों में पाया जाता है सोनोरन डेजर्ट। अब थोड़ा चलें साउथ अमेरिका की तरफ, दक्षिणी अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा वाला, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप सभी को पता है एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसके ईस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन। जो अमेजन के इसका आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं जिसका जल ग्रहण क्षेत्र पूरे विश्व का
सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है और यहाँ पर आपको प्लाटा नदी तंत्र मिलता है। यहाँ पर भी जो है नदियों की संख्या ठीक ठाक है। इस एरिया में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है। इधर से जो व्यापारिक पवनें आती हैं अपने साथ नमी लेकर वो यहाँ पर वर्षा करती हैं और यहाँ पे जो एरिया है ये इसे हरा भरा रखती है। लेकिन यहाँ पर जो एंडीज पर्वत श्रेणी रहती है, इस तरह से एक रेंज का काम करती है, एक डिवाइडर का काम करती है, वो इन हवाओं को इधर जाने देती है, लेकिन इससे पहले ही इसकी नमी इस तरफ ईस्ट में ख़त्म हो जाती है। जो हवाएं इस एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करके इधर पहुंचती हैं उनमें नमी नहीं बचती है और वो वर्षा करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं। इसी कारण इस एरिया में एक डेजर्ट का निर्माण होता है। चिली में एक डेजर्ट है यहाँ पर जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? अटाकामा डेजर्ट। इसका निर्माण किस कारणों से होता है? इसके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो इन पवनों का फैक्टर जो मैंने आपको बताया, यहाँ से जो पवनें आती हैं नमी सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है, वर्षा कर देती हैं पूरी तरफ से, और जब इधर की तरफ हवाएं पहुँचती हैं तो यहाँ पर नमी नहीं रहती और बरसात नहीं कर पाती। एक दूसरी क्या रीजन है इसका, नीचे से एक जलधारा आती है जो कि मैंने आपको महासागरीय जलधाराओं वाले चैप्टर्स में कंप्लीट कराया था कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। आप सभी जानते हैं जो जलधाराएं ध्रुवों की तरफ से आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ठंडा प्रदेश है। यहाँ से जो भी पानी ऊपर की तरफ आएगा वो ठंडे क्षेत्रों से आ रहा है, तो इसका मतलब पानी ठंडा होगा। तो ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो इसके आसपास के एरिया में वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ बारिश होने की यानी वर्षा होने के चांस बहुत ही कम है और वर्षा नहीं होगी। इसी कारण यहाँ पर चिली में एक डेजर्ट का निर्माण होता है जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है ये डेजर्ट? और चिली में मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो यहाँ तक चिली है लगभग, तो ये नॉर्थ चिली में यानी उत्तरी चिली में, उत्तर की तरफ। ये हो गया आपका अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पर तांबे के भी खान पाई जाती हैं। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बताए होंगे ये चीज़ें। अब थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं। इस अमेरिका वाले पार्ट में थोड़ा इधर ईस्ट की तरफ चलते हैं। अर्जेंटीना में यहाँ पर एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है पेंटागोनिया डेजर्ट। इसका निर्माण भी इधर क्यों होता है? देखिए ये तो ईस्टर्न पार्ट है, लेकिन क्यों होता है? देखिए यहाँ से एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। इस फॉकलैंड जलधारा के कारण यहाँ पर इसका निर्माण होता है और थोड़ा बहुत इस पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का भी फर्क पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर इस डेजर्ट का निर्माण होता है। तो पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पाया जाता है आपका? ये आपका पाया जाता है अर्जेंटीना या फिर साउथ अमेरिका। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ ये एशिया से नीचे, जहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा इसके पश्चिमी तट पर बहती है, इसी कारण यहाँ पर पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? देखिए यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ मैंने मरुस्थल नीचे क्रम से बनाए हुए हैं, उसी क्रम को बताऊंगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इधर वाला डेजर्ट है आपका, ये है आपका तनामी डेजर्ट। कौन सा है? तनामी डेजर्ट। इससे इधर आएंगे तो आपका ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट से नीचे गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट से नीचे आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये हो गए कुछ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। कौन कौन से? तनामी डेजर्ट, आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिससे हमने कौन कौन सी मोस्ट चीज़ें सीखी। जैसे एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है आपका? गोबी मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? चाइना या चीन में। ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है आपका थार मरुस्थल। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? सहारा डेजर्ट। कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? देखिए कालाहारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, मतलब पेपर की दृष्टि से देखें तो हम, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्ट रूप से जो है बोत्सवाना में या फिर साउथ अफ्रीका और नामीबिया में इसका थोड़ा बहुत पार्ट है। अब इधर की तरफ अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली में, वो भी नॉर्थ चिली में। तो आज की वीडियो में हमारे ये थे कुछ डेजर्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।